चलो सामने ध्यान दो इधर। द्रव्यमान केंद्र कल समझ गए थे ना पूरा? कोई डाउट तो नहीं था यहां तक? देख लो। चलो आज कहां से हम पढ़ेंगे बता दो। श्यानता जो टॉपिक है क्या होता है उसको देखते हैं। श्यानता को देख लो, इंग्लिश में इसका नाम क्या लिखा गया है? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं श्यानता को। देखो श्यानता का मतलब सीधा दिमाग में याद रखना है कि जो चीज गाढ़ापन जो रहता है किसी भी लिक्विड में, उसी को हम उसका श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यानता। तो श्यानता दिमाग में आते ही देख सकते हैं यहाँ पास दो चित्र दिखा है। एक यहाँ पास पानी है और एक इसमें शहद है। समझ आ रहा है चित्र में? तो इसमें आपको केवल ये बताना है किसमें श्यानता ज्यादा है और किसमें श्यानता कम है। तो क्या बताओगे? शहद में गाढ़ापन जो है, ठीक है ना, इसका श्यानता ज्यादा है और इसका श्यानता क्या है? कम। क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ापन है और एकदम ये फीका वाला है। समझ आ पा रहा है? तो श्यानता का मतलब सीधा दिमाग में यही आता है कि कौन अधिक क्या है बता दो, गाढ़ापन जिसमें देखने मिलता है उसी में श्यानता आपका ज्यादा रहेगा। समझ आ पा रहा है ना? चलो तो श्यानता जो टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं श्यान बल क्या होता है। कौन सा बल देखते हैं? श्यान बल किसे कहा जाता है? तो श्यान बल क्या है? एकदम सिंपल है, देखो। किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध होता है, इसी बल को हम बोलते हैं श्यान बल। और जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ही उसमें श्यानता ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पास कुछ लिक्विड ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, और इसी के ऊपर देख लो एक एक लेयर के रूप में लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्या होता है आपस में एक दूसरे को खींचने का, नीचे वाला ऊपर वाले खींचेगा, ऊपर वाला उसके ऊपर को ऐसे खींचने की कोशिश करता है कि आगे मत बढ़े करके। और इसमें जो गुण जितना ज्यादा रहेगा उसमें हम बताएंगे कि श्यानता का मान उसमें क्या होता है? अधिक। समझ आ पा रहा है? तो श्यान बल का मतलब सिंपल वही है कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच, जैसे मान लो ये पहला परत हो गया और उसके ऊपर एक दूसरा परत हो गया। समझ आ पा रहा है? और ये दोनों परत, नीचे वाला परत ऊपर वाले को परत को खींचता है कि वो आगे मत बढ़े। समझ आ पा रहा है? तो इसी बल को हम क्या नाम से जानते हैं? श्यान बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? तो श्यान बल में इतना आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है सबका कि श्यान बल क्या है? समझ में आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, श्यान बल किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। तो गैस हो या द्रव हो, लगातार जो परत होता है एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसी बल को हम क्या नाम से जानते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्लियर है? और जो भी श्यानता का जो गुण होता है ये कौन कौन से चीजों में पाए जाते हैं? तो द्रव में भी हो सकता है और ये गैसों में भी हो सकते हैं। श्यानता, श्यानता ठोस में कभी नहीं होता। अगर क्वेश्चन है कि किसमें श्यानता का गुण नहीं होता तो आप किसमें टिक लगाओगे? ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता। श्यानता केवल किसमें होता है? द्रव में। और किसमें होता है? गैस में होता है। समझ आ रहा है? और इसी गुण के कारण देख लो तरल, तरल में या गैस में, गैस का वह गुण जिसके कारण वे अपने आपेक्षिक गति का क्या करते हैं? विरोध कहते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्यानता। लगातार एक परत नीचे वाला ऊपर वाले परत को खींच रहा है मत जा ऐसे करके, तो उस बल को क्या बोलते हैं? श्यान बल। है ना? और श्यानता का मतलब क्या होता है कि द्रव जो होता है अपने आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। जिस स्पीड में उनको बहना होता है वो उसको बहने के लिए नहीं देता, उसको रोकते जाता है। समझ आ रहा है? इसी गुण को क्या नाम से जानते हैं? श्यानता का गुण कहते हैं। और श्यानता गुण पहले अपन देख चुके हैं केवल द्रव और किसमें पाया जाता है? गैसों में होता है। बस यहां तक क्लियर है सबका? श्यानता क्या है, श्यान बल क्या है, और श्यानता का गुण जो है केवल किसमें किसमें होता है, इतना इसमें लिखा हुआ है। बस यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? और श्यानता शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आएगा आपका? कि ये किसी भी लिक्विड के या किसी गैसी फॉर्म के घनत्व को बता रहा है, गाढ़ेपन को बता रहा है। वो समझ में आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो अब देखते हैं आगे। इसके बाद क्या आपको यहाँ पर देखने मिलेगा? देख लो श्यानता कब बढ़ता है और कब घटता है इसके बारे में देखो क्या लिखा है, ध्यान देंगे। अगर मान लो किसी भी मैं द्रव को लेता हूं या किसी भी क्या लेता हूं, गैस को, तो द्रव एवं गैसों का यदि मैं अणुभार बढ़ा देता हूं, अणुओं की संख्या बढ़ा देता हूं मैं, अणुभार यदि बढ़ा देता हूं तो उनमें श्यानता भी बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? श्यानता, उसमें गाढ़ापन आना चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो द्रव में या गैस में क्या बढ़ने से श्यानता बढ़ती है, अगर क्वेश्चन आए तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए। समझ में आ पा रहा है? तो द्रव और गैसों में क्या बढ़ने से? अणुभार। कौन सा भार बता दो? अणुओं का भार जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो श्यानता का गुण भी उसमें क्या होता है जाएगा? समाहित होते जाएगा। अगर अणुभार कम है
तो उसमें श्यानता का मान भी कम मिलेगा। अणुभार यदि ज्यादा है तो श्यानता का मान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। यहां तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिक्विड फॉर्म को लेता हूं, किसी भी द्रव को यदि मैं गर्म करते जाऊंगा, किसी को भी गर्म कर रहा हूं या तापमान देते जाता हूं मैं, तो उसकी श्यानता कम हो जाती है। श्यानता क्या हो जाती है, कम। तो द्रव में ये गुण पाया जाता है कि जैसे देख लो, जैसे मैं यहाँ पर देखना, जैसे कि पानी नॉर्मल ले लो, पानी को जैसे हम उबालेंगे तो पानी ना एकदम और पतला हो जाएगा, जो समझ आ रहा है। तो जैसे देखते हैं, पहले 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 देखो कि कपड़ा धोने के लिए गर्म पानी में धोते थे, ताकि जितना पानी पतला होगा उतना ही अब कपड़ों के रेशों में जाएगा वो, और वो साफ कर पाता है। समझ में आ पा रहा है, हाँ है ना। तो द्रवों में क्या गुण पाया जाता है, जल्दी बताओ। कि जैसे जैसे हम द्रव को गर्म करते जाते हैं तो उनका श्यानता का मान जो है, गाढ़ापन जो है, कम होते जाएगा। समझ आ रहा है। लेकिन गैसों में ऐसा नहीं होता, गैसों में जस्ट उल्टा होता है। देखो, गैसों का ताप बढ़ने से श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एकदम घनत्व हो, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा आपका गैसों में क्या होगा, गाढ़ापन, उसका श्यानता भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाता है। लेकिन श्यानता हम ज्यादातर द्रव में देखते हैं, गैसों में उतना पता नहीं चल पाता, क्योंकि अणु एकदम दूर दूर होते हैं, इसलिए। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, जल्दी बताइए। तो फिर से देखो, अगर हम द्रवों को गर्म करेंगे तो श्यानता बढ़ेगा कि घटेगा, द्रवों को गर्म करने से श्यानता क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। लेकिन गैसों को गर्म करने से क्या होगा, श्यानता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। लेकिन द्रव हो चाहे गैस हो, अगर अणुभार बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो दोनों में ही श्यानता का मान बढ़ जाएगा, श्यानता का गुण ज्यादा आ जाता है। यहां तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। फिर हम देखते हैं दोनों का एक साथ वाला, द्रव एवं गैसों का गति बढ़ने से, अगर स्पीड ज्यादा हो जाता है, गति ज्यादा है, तो श्यानता कम हो जाएगा। श्यानता क्या हो जाता है, कम, उनका श्यानता वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये दो चीज तो सेम काम करते हैं, ये वाला और ये वाला। समझ आ पा रहा है कि द्रव हो या गैस हो, अणुभार बढ़ता है तो श्यानता का मान भी बढ़ेगा, गाढ़ापन ज्यादा आ जाएगा। लेकिन द्रव और गैस का जैसे स्पीड बढ़ा देते हैं, गति एकदम तेज कर देते हैं, समझ में आ रहा है, तो श्यानता का गुण क्या हो जाएगा, बता दो, कम हो जाता है। श्यानता का गुण क्या हो जाएगा, कम। यहां तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। आगे बढ़े, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पास क्या लिखा है, जल अधिक वेग से बहती है परंतु श्यानता इसमें क्या होता है, मतलब जल अधिक वेग से बहती है परंतु श्यानता कम वेग से, एक मिनट, यहां थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है। बस इसमें यह बताया जा रहा है, इन दोनों के बारे में लिखा है कि दोनों को यदि हम छोड़ेंगे तो ये ज्यादा वेग से बहेगा और ये कम वेग से बहेगा, ऐसा बता रहे हैं। कि पानी जो होगा, क्या बता दो, ज्यादा वेग से बहेगा, और शहद क्या होगा, कम वेग से बहेगा। क्योंकि वेग डिसाइड करता है कि किसका श्यानता ज्यादा है, किसका कम है। तो दोनों को यदि हम जमीन में बहाते हैं तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और ये ज्यादा दूर जा पाएगा वेग के कारण, हाँ है ना। तो इससे क्या पता चला कि श्यानता किसमें ज्यादा है, शहद में, और किसमें श्यानता कम है, पानी में। ये पता चला वेग से। किसे पता चला, क्योंकि जल का वेग ज्यादा होता है और शहद का वेग क्या होता है, कम। इसी चीज को यहाँ बताना चाह रहे थे। समझ आ पा रहे हैं, जल्दी बताओ, हाँ है ना। हो गया तक सबका, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह है हमारा, बता दो कौन सा वेग, सीमांत वेग। अब क्या देखते हैं, सीमांत वेग क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहां तक का सबका क्लियर था, हाँ है ना। चलो अब देखो, जैसे सीमांत वेग जो होता है ये किस चीज में काम करता है, जो जिस ऐसा गैस या ऐसा द्रव जिसमें आपका कौन सा गुण होता है, जिसमें श्यानता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है, बता दो, श्यानता का यदि गुण है तो ही उसमें हम क्या देखने मिलेगा, सीमांत वेग देखने मिलता है। कौन सा गुण है, बता दो, सीमांत वेग तभी देखने मिलेगा जब उसमें क्या हो, जल्दी बताओ, श्यानता का गुण होगा, तभी उसमें देखने मिलता है सीमांत वेग। और ये क्या होता है उसको समझना ध्यान से, सीमांत वेग में क्या बताया गया है। तो एकदम सिंपल ये बताएंगे, जैसे कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में या किसी श्यान गैस में, श्यान द्रव या श्यान गैस का मतलब जिसमें श्यानता का गुण है, समझ आ पा रहा है। जब किसी वस्तु को हम किसी श्यान द्रव में डालते हैं तो ध्यान देंगे, जैसे कि प्रारंभ में उसका वेग ना बढ़ेगा, प्रारंभ में उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, नियत वेग से, फिक्स वेग से और नीचे तक जाएगा वो आगे चल के। समझ आ पा रहे हैं, मतलब जैसे ही हम किसी
चीजों को श्यान द्रव में डालते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, उसके बाद पूरा अंतिम समय तक वो एक समान वेग से नीचे जाते रहता है। तो यही एक समान जो वेग हमको मिलता है उसी को बोलते हैं सीमांत वेग। क्या बोलते हैं? सीमांत वेग के नाम से जानते हैं। बस ये याद रखना। समझ आ पा रहा है कि जल्दी बताओ, लाइनों को पढ़ो ध्यान से। जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिराई जाती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होगा? बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से नीचे गिरने लगती है। इसी नियत वेग को क्या बोलते हैं? सीमांत वेग। क्लियर है सबका? हाँ है ना? अब देखने ये मिलता है कि सीमांत वेग ज्यादा या कम है किस पे डिपेंड करता है? तो सीमांत वेग डिपेंड करता है किस पे बता दो? त्रिज्या पर। किस पे निर्भर करता है? त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पास मैं दो वस्तु अगर डालता हूं, अगर यहाँ पास एक बड़ा वाला वस्तु डालता हूं जिसका त्रिज्या ज्यादा है, इसका त्रिज्या कम होगा। आपका समझ आ पा रहा है? तो किसका सीमांत वेग ज्यादा होगा? तो जिसका त्रिज्या ज्यादा होता है वो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, जिसका त्रिज्या कम होगा वो कम स्पीड से नीचे गिरेगा। मतलब सीमांत वेग दोनों का अलग अलग होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो सीमांत वेग मुख्य रूप से किस पे निर्भर करती है? जल्दी बताओ। त्रिज्या पर। उसी चीज को यहाँ निष्कर्ष पूछेगा कि वस्तु की त्रिज्या बढ़ने पर सीमांत वेग क्या हो जाती है? बढ़ती है। और त्रिज्या कम होने पर सीमांत वेग क्या हो जाती है? कम। यहां तक क्लियर है सबका? तो सीमांत वेग टॉपिक समझ पा रहे क्या होता है? श्यानता टॉपिक के अंदर ही इसको समझना होता है, क्योंकि ये केवल काम करता है श्यान द्रव या श्यान गैसों में। जैसे सबसे ऊपर जाते जाएंगे तो श्यानता बढ़ते जाता है ना? और इस प्रकार से जब हम ऊपर से जब क्या बोलते हैं इसको, स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग जब करते हैं तो एक नियत वेग से नीचे आते रहते हैं। तो वही उस समय का सीमांत वेग होता है उसका, कि सब के सब लोग सेम वेग से नीचे आते रहते हैं। शुरू में सबका वेग अलग अलग होगा, लेकिन एक ऐसे समय आएगा कि सबका वेग लास्ट तक फिर क्या होता है? एक समान। है ना? तो सभी तो एक साथ फिर रहते हैं पूरा। बात समझ पा रहे हो? तो जैसे गैसों में ऐसे देखने मिलता है वैसे द्रव में भी होता है वैसे ही। शुरू में वेग थोड़ा ज्यादा होगा, फिर लास्ट तक पूरा वेग एक समान वेग से नीचे बढ़ते हैं। आया बात समझ में? तो हर चीज का सीमांत वेग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वेग से लोग नीचे आएंगे। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर तक सबका? तो गैसों में भी ये देखने मिलता है इस प्रकार से, और द्रवों में भी आपको देखने मिलेगा। क्योंकि श्यानता का गुण किस में होता है? द्रव में होता है और गैसों में होता है। क्लियर यहां तक सबका? हाँ ना? जल्दी बताओ। ठीक, आगे बढ़ो। चलो अब देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर हम समझेंगे धारा रेखी प्रवाह क्या होता है। क्या समझेंगे? जल्दी बताओ। धारा रेखी प्रवाह किसे कहा जाता है? इसको ध्यान देना। देखो, धारा रेखी प्रवाह क्या है थोड़ा समझते हैं। इसमें यह बताया गया है जैसे कि द्रव इस प्रकार से, द्रव हो या गैस हो, दोनों में ही काम करेगा कि पहला कण जहां से गुजरा है वहीं से दूसरा कण, तीसरा, चौथा, सब कण वहीं से ही गुजरेंगे आगे। है ना? तो पहला कण जहां से गुजरा है अन्य सभी भी उसी बिंदु से होकर ही जा रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो ऐसे चीजों को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। क्या बोलते हैं? तो धारा की प्रवाह उसी कहते हैं। समझ आ पा रहा है? तो देखो क्या लिखा है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहला वाला कण गुजरा था। समझ आ पा रहा है? तो पहला वाला कण जिस जहां गुजरा था उसी कण के ऊपर से ही अन्य कण भी गुजरेंगे। मतलब ये सेम टाइप के ये नीचे जा रहे हैं तो इसके ऊपर वाले भी इसी के ऊपर ही ऊपर ऐसे निकलेंगे, अलग से उन लोग नहीं जाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के वेग को हम क्या बोलते हैं? धारा रेखी प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह का नाम क्या है? क्लियर है सबको यहां तक? धारा की प्रवाह किसे कहते हैं? एक बार फिर से बता दो आप लोग कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहला वाला कण गुजरा था। तो ऐसा प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा रेखी प्रवाह के नाम से जानेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं धारा रेखी प्रवाह समझ में जैसे आ गया तो इसके बाद हम समझेंगे क्रांतिक वेग क्या होता है। क्या होता है बता दो? क्रांतिक वेग। देखो ध्यान से। अब देखो, क्रांतिक वेग का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बता दो? क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं। तो एकदम सिंपल याद रखेंगे कि धारा रेखी प्रवाह का जो महत्तम वेग होता है उसी को हम क्रांतिक वेग बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कोई नली है जिसमें द्रव बह रही है। समझ आ पा रहा है? तो एक जैसे धीरे धीरे पहला कण जहां से गुजरा था बाकी कण भी वहीं से गुजरेंगे। समझ आ पा रहा है?
लेकिन ये धारा रेखीय प्रवाह जब आगे बढ़ते रहता है तो एक लिमिट भी होता है कि इससे ज्यादा स्पीड में नहीं कर सकता इस वेग, मतलब जो भी प्रवाह जो जा रहा है द्रव का जो भी ऐसे प्रवाह बह रहा है उसका एक लास्ट लिमिट होता है किसी भी द्रव का। उस लास्ट लिमिट को यदि पार कर देंगे तो वही द्रव अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। सेम जो एकदम अच्छे से जो बह रहे थे सिस्टम से वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? क्योंकि हर लिक्विड का एक क्रांतिक वेग डिसाइड होता है अगर उसको धारा रेखीय प्रवाह में बहना है तो। अगर धारा रेखीय प्रवाह वैसे लिखें, देखो, धारा रेखीय प्रवाह का सबसे महत्तम वेग, ज्यादा से ज्यादा वेग को ही बोलते हैं क्रांतिक वेग। जो बोला समझ पा रहे हो? धारा रेखीय प्रवाह का क्या बता दो, महत्तम वेग को ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग। और फिर लिखा है यदि किसी द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो जाए, क्रांतिक वेग से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो वह द्रव धारा रेखीय प्रवाह में नहीं बहेगा, ये इस रूप में चेंज हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? जो सिस्टम से बह रहा था वो इधर उधर फैलना चालू हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो धारा के प्रवाह में नहीं बहेगी और वह अन्य दिशा में विक्षुब्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य दिशा में विक्षुब्ध हो जाती है, फैल जाती है। जो बोला समझ पाए? तो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा भी है और इसी का जो महत्तम वेग है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हम नहीं बहा सकते, उससे ज्यादा प्रवाह का वेग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो उसी महत्तम वेग को ही क्या नाम दिया गया है, क्रांतिक वेग। और किसी प्रवाह का, धारा का प्रवाह क्रांतिक वेग से ज्यादा हो गया तो इसका रूप ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? वो अन्य दिशा में क्या हो जाएगी, विक्षुब्ध हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ, ना? जल्दी बताओ। चलो फिर आगे लिखा है यदि किसी द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम है, क्रांतिक वेग से क्या है बता दो, कम, तो वो धारा रेखीय प्रवाह में बहते रहेगा। लेकिन यह डिपेंड करता है श्यानता पर। किस पे डिपेंड करता है? कि श्यानता के अनुसार वो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। लेकिन मान लो कि किसी प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा है फिर भी वो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो वह डिपेंड करता है घनत्व पर। किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पे निर्भर करता है, ये याद रखना। जो बोला समझ पाए? अगर कोई प्रवाह, किसी द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो वह निर्भर करता है श्यानता पर। किस पे डिपेंड करता है? श्यानता के अनुसार वो धारकीय को बना के रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन किसी का प्रवाह, द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा है लेकिन वो फिर भी ऐसे ही बह रहा है। नियम क्या कहता है कि क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा तो इसका प्रवाह इस ढंग से हो जाएगा। लेकिन मान लो क्रांतिक वेग से ज्यादा हो गया फिर भी ऐसे ही बह रहा है, तो उसका प्रवाह श्यानता पे निर्भर नहीं करेगा, उसका प्रवाह निर्भर करता है किस पे, घनत्व पे। किस पे डिपेंड करता है? तो घनत्व ज्यादा होने पर क्रांतिक वेग से हम ज्यादा ले जा सकते हैं उसको। जैसे कि ये जो ज्वालामुखी का जो प्रवाह होता है, जो लावा निकलते हैं, इसका वेग इतना ज्यादा होता है कि क्रांतिक वेग से ज्यादा है, फिर भी एक सिस्टम से लोग बहते हैं पूरे। समझ में आ रहे हैं क्यों ऐसा बहते हैं? क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, इसलिए ज्वालामुखी के लावा एक धारा रेखीय प्रवाह में बहते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ आ पा रहा है? क्योंकि उसका क्या ज्यादा है, घनत्व। वो डिपेंड श्यानता पे निर्भर नहीं करेगा। ये बात समझ गए कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ, है ना? क्लियर है सबका? अगर किसी धारा का प्रवाह, तो किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है तो वह डिपेंड करता है श्यानता पर, क्रांतिक वेग से कम होने पर। और ज्यादा होने पर भी धारा रेखीय में बह रहा है तब किस पे डिपेंड करेगा, घनत्व पर। उदाहरण में आप क्या बता सकते हो, जल्दी बताओ। ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं वह किस प्रवाह में बहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह में। लेकिन वेग ज्यादा होता है फिर भी बहते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, जल्दी बताओ। घनत्व पे निर्भर करता है। क्लियर है यहां तक सबका? आया ना? जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। चलो अब हम समझेंगे बर्नौली का प्रमेय क्या होता है। क्या समझेंगे, जल्दी बताओ। बर्नौली का प्रमेय देखते हैं कि ये क्या होता है, उसी को तो बताने वाला हूं। चलो, बर्नौली का प्रमेय ये कहता है जैसे कि कोई द्रव इस प्रकार से धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। किसमें बह रहा है? तो धारा रेखीय प्रवाह में जब बह रहा है तो आप प्रारंभिक बिंदु का आप कुल ऊर्जा देखेंगे। कुल ऊर्जा में देखो यहाँ पास क्या क्या होता है। ये कोई पाइप है तो इसमें मिलेगा आपको दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कितने प्रकार की ऊर्जा मिलती है जल्दी बताओ? 3 प्रकार का। क्या क्या जल्दी बताएंगे? कौन है भाई?
चलो तो देख लो, बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने धारारेखी प्रवाह के बारे में देखो क्या बताया था। जब कोई द्रव धारारेखी प्रवाह में बहता है तो आप किसी भी बिंदु को चेक करेंगे, जहां भी चेक करो, ठीक है ना। जैसे यहां पास कभी हम चेक करें कहीं भी बिंदु का कुल ऊर्जा, जब मैं चेक करूंगा कुल ऊर्जा में तीन चीज को लेते हैं, क्या क्या जल्दी बताओ। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों को लेकेंगे तो सब जगह का ना वैल्यू, तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो सब जगह का ना सेम मिलता है। सब जगह क्या मिलता है? सेम। जैसे मान लो कि यहां पास हो सकता है दाब ऊर्जा ज्यादा है, दाब गतिज और इसे तीनों को चेक करेंगे तो सब जगह क्या क्या मिलता है? सेम। लेकिन वो कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब जैसे दाब ऊर्जा कहीं ज्यादा कहीं पास कम होगा, लेकिन जब मैं तीनों को काउंट करूंगा ना तो बराबर बराबर मिलता है। ऐसा कहना है किसका? बर्नौली का। समझ आ पा रहा है कि जब कोई द्रव किस प्रवाह में बहती, जल्दी बताओ, धारारेखी में प्रवाह बहती है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, मार्ग के क्या बता दो, प्रत्येक बिंदु पर क्या लिखा है? उसकी आयतन की कुल ऊर्जा, अर्थात कौन कौन सा? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या रहता है? नियत, मतलब एक कांस्टेंट होता है, सब जगह सेम होता है, तीनों का योग सेम होता है, लेकिन सबका मान देखेंगे तो अलग अलग रहेगा। जैसे मेरा कहना ये है, जैसे मान लो एग्जांपल बस ले रहा हूं कि मैं दो बिंदु को चेक किया, यहां मान लो निकला दाब ऊर्जा 5, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा निकला 3 और स्थितिज निकला आपका 2। मान के अपन चल रहे हैं, बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, है ना। तो सबको काउंट करो कितना आएगा? 10 यहां तक। यहां पर जब मैं चेक किया तो सबसे पहले से दाब ऊर्जा यहां पास मिला होगा 4, गतिज ऊर्जा यहां मिला होगा 4, है ना, और स्थिति ऊर्जा मिला होगा 2। तो देखो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। यहां भी कितना आ रहा है? तो ये टोटल वैल्यू सेम रहता है, ये बोलना चाह रहा है। बाकी ये जो तीनों वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, या बदलाव हो सकता है इनमें अंदर में, लेकिन योग में बदलाव कभी होगा क्या? नहीं। उसी को बर्नौली ने अपने सिद्धांत में लिखा है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। तो वही चीज, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या बर्नौली ने क्या बताया था। तो जब कोई द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहती है तो उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर आयतन की कुल ऊर्जा, अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत योग, टोटल जो आता है ना वो सेम रहता है, भले उन लोग कम ज्यादा हो सकता है, ये कहना है। समझ आ पा रहा है? फिर इसने ये बताया कि बर्नौली का जो प्रमेय है वो काम करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे सिद्धांत पर? कि जितना एक बिंदु पर है उतना दूसरे बिंदु पर ही रहेगा, कम ज्यादा रहेगा क्या? नहीं, टोटल वैल्यू दोनों में बराबर होता है। जितना दाब यहाँ उतना दाब और रहेगा, सब यहाँ पास मिल जाएगा। ये हर एक बिंदु का टोटल ऊर्जा बराबर बराबर आते जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण, जितना आया है उतना ही जाएगा। समझ आ पा रहा है? जितना, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? जितना ऊर्जा ग्रहण करेंगे उतना ही ऊर्जा छोड़ेंगे, उसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। आया समझ में? तो हर बिंदु पर जितना यहां से प्रवाहित हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पर योग क्या होता है? बराबर। ये बात समझ आ पा रहा है? तो यह किस पे काम करता है जल्दी बताओ? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इस प्रमेय के आधार पर बताया गया है कि जहां वेग अधिक होता है वहां दाब कम होगा। जैसे मान लो किस प्रकार से नली बह रहा है, हाँ है ना, तो अगर मान लो कि यहाँ पास वेग ज्यादा है, क्या ज्यादा है जल्दी बताओ? वेग। तो यहाँ पास वेग ज्यादा रहेगा, दाब कम रहेगा। दाब क्या रहेगा? कम, है ना। वेग क्या है जल्दी बता दो? ज्यादा, तो दाब क्या रहेगा? कम। और मान लो एकदम ऊपर चढ़ा, यहाँ वेग ना एकदम कम हो गया, वेग क्या हो गया? वेग कम, तो दाब क्या हो जाएगा? अधिक। तो दोनों एक दूसरे के ना अपोजिट काम करते हैं, वेग और दाब। एकदम स्पीड से बह रहे हैं, है ना, तो वहां प्रेशर कम रहेगा पाइप में। समझ आ पा रहा है ना। और एकदम स्लो मोशन में बह रहे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, दाब क्या होगा? ज्यादा। ये बात समझ पा रहे हो, है ना। तो प्रवाह, द्रव के प्रवाह का वेग ज्यादा होने पर दाब क्या होता है? कम, है ना। दाब मतलब वेग कम है तो दाब ज्यादा, वेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम। एक दूसरे के क्या काम करते हैं? अपोजिट। तो इसी सिद्धांत पे ना अन्य बहुत सारी चीज कार्य करते हैं। ये तो बताया था धारा की प्रवाह के बारे में, लेकिन इसी को हम दूसरे चीजों में भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो इसके एग्जाम्पल में जैसे बोलेगा, ध्यान देंगे सब लोग। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे ये ट्रेन है, यहाँ पास मान लो कोई आदमी खड़ा है और ट्रेन एकदम स्पीड से जा रहा है, एकदम स्पीड से निकल गया, है ना।
तो स्पीड से निकला, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ। यहां पास का वेग क्या हो गया, अधिक। वेग का मान क्या हो गया जल्दी बता दो, अधिक है ना। वेग जब अधिक है यहां पास का, तो दाब का मान क्या होगा, कम। दाब का मान क्या होगा, कम। और हवाएं जो होती है वो कैसे चलती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है। तो हवा लोग ऐसे चलना चालू कर देंगे इस ओर। ट्रेन तरफ क्या चालू हो जाएगा, हवा जाना। और आदमी यदि खड़ा है तो हवा पीछे से धक्का देगा, ट्रेन तरफ जाओ ऐसे करके, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो बोलते हैं ट्रेन खींचा है, ऐसा कर, ट्रेन नहीं खींचा है, हवा ढकेला है। जो बोला समझ पा रहे हैं, क्योंकि नियम क्या कहता है जल्दी समझो। जहां पास का वेग ज्यादा वहां पास का दाब कम। और हवाएं कैसे चलती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर। वो हवा जहां कम हवा मिला वहां हवा चल जाएगा। समझ आ पा रहा है, इसलिए दुर्घटना होती है। ये भी नियम काम करता है बर्नौली के प्रमेय पर। किस पे काम करता है, तो देखो यहां लिखा है, तेज गति से आ रही ट्रेन के आसपास खड़े होने के लिए सदैव मना किया जाता है, लेकिन आदमी नहीं मानता है, वो बात अलग है। क्योंकि ट्रेन की गति के कारण दाब क्या हो जाता है, एक कम है ना, दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आदमी ट्रेन की ओर खींची चली जाती है। मतलब समझ रहे हो ना, कि पीछे से क्या आ रहा है जल्दी बताओ, पीछे से पूरा क्या आ जाएगा, इधर से पूरा हवा पूरा जाना क्या हो जाएगा, चालू कर देगा। तो अगर बीच में यदि आदमी खड़ा है तो ट्रेन की तरफ धक्का उसको पड़ जाता है। आया कि नहीं समझ में, हाँ है ना। आगे बढ़ो, चलो। इसी बर्नौली के प्रमेय पर देख लो और कुछ कुछ नियम काम करते हैं, इसे देखो ध्यान से। जब इस मान लो कि यहां पास ऊपर से पूरा हवा चल रहा है, बहुत ही तेज हवा चल रहा है, समझ जाओ, बहुत ही क्या हवा चल रहा है, तेज। तो जब हवा की गति क्या है जल्दी बताओ, तेज। तो यहां पास जब वेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा, कम। दाब क्या होगा, कम। तो घर के अंदर भी तो हवाएं हैं, तो जी जहां जहां हवा मिलेगा वो पूरा नीचे तरफ से हवा, चाहे सीट हो, हवा को थोड़ी पता कि सीट बीट है, बस वो देख रहा है कि जहां ना निम्न दाब बना, जहां लो प्रेशर बना, जहां हवा का क्या बना, लो प्रेशर, वहां उच्च दाब वाली हवाएं आना चालू कर देते हैं। तो घर के अंदर से या आइट साइड से हवा जाना चालू करते हैं तो सीट ऊपर उठने लगेगा। सीट क्या होगा बता दो, जैसे हवा चल रहा है तो सीट ऊपर उठता है। इसका कारण क्या है, ऊपर में हो गया कौन सा दाब, निम्न दाब। तो इसलिए उच्च दाब की जो नीचे की हवाएं ऊपर जाना चालू हो जाता है, इसलिए सीट उड़ना स्टार्ट हो जाता है। आया बात समझ में। तो यह भी किस पे आधारित है बताओ, बर्नौली ने क्या बताया था, जहां वेग ज्यादा वहां दाब कम। और नियम कहता है हवा वाले, दाब हवा कैसे चलती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर। तो हवा पूरा खिंचा उधरी जाता है नीचे से, एकदम समझ में आ रहा है ना। इसलिए सीट लोग पूरा उड़ जाते हैं, कमजोर है तो पूरा उड़ जाएंगे, तो अच्छा टाइट है तो बसता बस है, तिरपाल पूरा हिल खत्म। ठीक है? यहां तक समझ आएगा नहीं जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो बर्नौली के प्रमेय पर ही देखो जहाजों के नियम भी काम करते हैं। जैसे देख लो, अगर दो जहाज ऐसे एक साथ ऐसे जाते हैं तो कभी भी एक साथ जाने के लिए रोका जाता है, जहाजों को आगे पीछे भेजते हैं। समझ में आ रहा है, एक साथ जाने इसलिए रोकते हैं, देखो ध्यान देना कि जब जहाज ऐसे आ रहा है नीचे, तो यहां पर देखो इसके पीछे में, यहां पर जो पानी का वेग है, किसका वेग बता दो, आसपास का पानी का जो वेग है वो क्या रहेगा, ज्यादा। सॉरी मैं गलत बोल दिया। यहां बीच में देखो, यहां से इन दोनों का जो प्रभाव पड़ रहा है बीच वाले पानी पे, यहां पास वाले पानी में पड़ेगा, है ना। तो बीच में क्या होगा जल्दी बता दो, ये वेग ज्यादा हो गया जल का, और जहां वेग ज्यादा वहां दाब क्या होता है, कम। दाब क्या होगा, कम। और जहां दाब कम हुआ, आसपास की हवा उस दाब को भरने के लिए आएंगे। अब बीच में जहाजों से उससे कोई मतलब नहीं, हवाओं को जहाज से मतलब ही नहीं है। वो उसका काम केवल क्या है, हवाओं का, जहां लो प्रेशर मिला वहां पास हवा लोग खींचे चले आते हैं, तो दोनों जहाज टकरा जाएंगे। समझ आ पा रहा है, क्योंकि बीच में गति तेज हो जाता है, दोनों के बीच में जो जल है उसका गति ज्यादा। तो जहां गति ज्यादा वहां दाब कम, बर्नौली प्रमेय के आधार पर। और जहां दाब कम होगा वहां आसपास की हवा लोग खींचे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए पूरा जो है जहाज पीछे से जल्दी टकराएगा। पीछे क्या है, ज्यादा वेग पीछे तरफ मिलेगा, पानी पीछे से ज्यादा स्पीड में बहता है जब जहाज जाता है, तो क्यों पीछे बल लगाते हैं तो पूरा पानी पीछे एकदम स्पीड से फेंकाते रहता है। तो उधर आपका बीच में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाली हवा लोग आएंगे और जहाज को टक्कर कर देंगे। समझ आ पा रहा है। तो यह भी किस पे नियम किस पे आधारित है बता दो, बर्नौली के प्रमेय पर क्या है आधारित। यहां तक क्लियर है सबका, है ना।
चलो, तो बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो। बर्नौली के प्रमेय में यह बताया गया था कि जब कोई द्रव धारा के प्रवाह में बहता है तो आयतन की कुल ऊर्जा नियत होता है। आयतन की कुल ऊर्जा में तीन चीज को रखते हैं, क्या क्या? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तीनों को काउंट करने से बराबर आएगा, भले वो तीनों कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन योग बराबर रहेंगे हमेशा। आया समझ में? फिर बर्नौली ने और क्या बताया कि जहां वेग ज्यादा दिखेगा ना आपको नली में, वहां पास प्रेशर कम रहेगा। वहां पास क्या कम रहेगा? प्रेशर। और जहां पास वेग ज्यादा मिलेगा, सॉरी, जहां जब पास वेग कम मिलेगा वहां प्रेशर ज्यादा। और मतलब दोनों क्या काम करेंगे? अपोजिट में काम करेंगे। लेकिन ये नियम नली में नहीं, बाकी जगह भी काम आ रहा है। बाकी जगह मतलब समझ गए? ट्रेन वाला में समझ गए कि बगल में खड़ा रहना होता है क्या? नहीं, पीछे से हवाओं का क्या आ जाता है? धक्का पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है आंधी तूफान आने से घरों की सीट ऊपर उड़ने लगते हैं, किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर। फिर यहाँ देखे, दो पानी जहाज को समीप आने से मना किया जाता है क्योंकि समीप आने से उनके बीच के क्षेत्र में दाब क्या हो जाता है? कम। जो अभी बताया था, दाब क्या हो जाएगा? कम, जिससे हवा जो जहाज है टकरा जाती है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि हवा लोग आसपास से आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? है ना? चलो, तो ये यहाँ तक का पूरा हमारा जो टॉपिक था वो था श्यानता टॉपिक। कौन सा टॉपिक? और श्यानता टॉपिक के अंदर बर्नौली प्रमेय को से मेन क्वेश्चन आता है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो, श्यानता टॉपिक के बाद अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, नए टॉपिक है ना, पृष्ठ तनाव। क्लियर सबका? देखो, पृष्ठ तनाव होता क्या, थोड़ा समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो कि ये कोई पानी है और इसमें कुछ सुई को रख दिया, एकदम सुई को एकदम आराम से रखते हैं तो सुई ना पानी में तैरते रहता है, क्योंकि द्रव के पृष्ठों में, द्रव के जो पृष्ठ होते हैं सदैव तनाव की स्थिति में होते हैं। सदैव क्या होते हैं? तनाव की स्थिति में होते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई चीज को हम आसानी से तैरा सकते हैं या रख सकते हैं। तो पानी के ऊपर अपन सुई रख दिए, ठीक है, या कोई इस प्रकार से पानी, उसमें हम कोई बॉल रख दिए। समझ आ रहा है? तो ऐसे क्या होता है, वो तैरते रहता है, जो भी है। तो ये जो चीज दिख रहा है कि यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर हमको देखने मिला कि द्रव का पृष्ठ तनाव की स्थिति में है। कि द्रव में देखो, ये द्रव के जो अणु होते हैं सब अणु एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखे रहते हैं कि कोई मेरे से दूर नहीं जाएगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो द्रव के सभी अणु एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? जिसके कारण किसी चीज को हम ऐसे ऊपर रखेंगे तो वो उस पर तैरते रहेगा, या बॉल को रख देंगे, इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। समझ आ रहा है? तो पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी छोटे छोटे चीज पानी के ऊपर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। छोटे छोटे चीज बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो चीज है वो अलग चीज होता है, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत का काम करेंगे, तब बड़े बड़े जहाज को पानी में तैरा सकते हैं। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े या जो चीज है वो पानी के ऊपर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो वह किसके वजह से, जल्दी बताओ? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि द्रव का प्रत्येक अणु तनाव की स्थिति में होता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहां तक समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना? द्रव का गुण सबको क्लियर है? और पृष्ठ तनाव यदि ज्यादा है, पृष्ठ तनाव क्या है जल्दी बता दो? ज्यादा, मतलब पृष्ठ तनाव जो होता है इसके कारण द्रव कौन सा रूप धारण कर लेता है? तो द्रव रूप धारण कर लेता है गोल आकृति का। कौन सा आकृति का? गोल आकृति का। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द्रव में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण द्रव में दो प्रकार के गुण देखने मिलते हैं कि द्रव का कौन सा बल यहाँ पैदा होता है? खिंचाव बल, कि जितने भी अणु रहते हैं एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? खींचते रहते हैं। तो खिंचाव बल पैदा आ गया उसके कारण। और दूसरा देखने मिलता है कि कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करते हैं, और जो चीज कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है वो हमेशा धारण करता है गोल आकृति। कौन सा आकृति? गोल या गोला के रूप में से धारण करेंगे, वही सबसे कम क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि कोई पेपर देखेंगे, कोई पेपर है का, जैसे ये मान लो वेस्ट है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये जैसे पेपर है इस प्रकार से, अभी इसको यहाँ पास मैं रखूंगा तो ये ज्यादा क्षेत्रफल को लेगा, है ना। और इसको पूरा मोड़ देता हूं ऐसे, समझ आ रहा है, और एकदम गोल बना दिया। क्या बना दिया? गोल। तो ये लेगा सबसे कम क्षेत्रफल इस जगह में। समझ आ पा रहा है? तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है, इसका मतलब उसको किस रूप में ढाला जाता है? गोल रूप में। और ये पैदा होता है पृष्ठ तनाव के कारण, या उनमें जो खिंचाव बल है
उसके कारण वो देखना जल की बूंदे सदैव गोल रूप धारण करेगा, क्योंकि उसमें पाया जाता है पृष्ठ तनाव। क्या पाया जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण समझ आ रहा है क्या क्या हो सकता है? तो फिर से एक बार देख लो। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव में कौन सा बल पैदा होता है? खिंचाव बल। और दूसरा चीज, उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का उन लोग कोशिश करते हैं। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पृष्ठ तनाव जब भी काम करेगा तो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करेंगे, मतलब कौन सा आकृति ग्रहण करेगा? गोल आकृति। कौन सा आकृति? गोला के फॉर्म में ग्रहण कर लेते हैं। या जैसे देखे होगे लड़के लोग जैसे जिस रूम में रहते हैं वहां सब तरफ फैले रहता है कोई भी चीज इधर उधर, फिर अचानक कोई आता है सब चीज को एक जगह रख के गोल बांध के रख देते हैं। समझ में आ रहा नहीं? सकेल के तो पूरा सब जगह फैला था ज्यादा क्षेत्रफल पे, उसमें हम कम क्षेत्रफल बना दिए। कैसे? सबको एक जगह रख के गोल आकृति में बांध के रख देते हैं। समझ आ पा रहा है? तो उस चीज को समझना कि गोल आकृति का मतलब कम से कम क्षेत्रफल। आया कि नहीं समझ में? तो द्रवों में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण होता है। यह गुण उनमें कैसे आ पाता है? तो कौन से गुण के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। समझ आ पा रहा है ना? चलो, पृष्ठ तनाव से देखो कुछ निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में देखो क्या लिखा है, सतह के बीच खिंचाव बल जितनी अधिक होगी पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होता है? अधिक। मतलब जितना ज्यादा अणुओं के बीच, हम देखे थे नक्शे चित्र में, देखना ध्यान से, कि जितना ज्यादा खिंचाव बल होगा अणुओं के बीच में इस प्रकार से, उतना ही पृष्ठ तनाव उसमें हम ज्यादा है ऐसा बोलते हैं। ठीक है? और फिर लिखा है पृष्ठ की लंबाई बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई द्रव जो है, मान लो इतने जगह पे ठहरा था और इसी द्रव को मैं फैला के इतना बड़ा कर दिया, तो दोनों में आपको बताना है कि किसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, किसमें पृष्ठ तनाव कम होगा। तो क्या बताओगे? पृष्ठ की लंबाई बढ़ा दिया मैं, तो लंबाई बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। लंबाई बढ़ने से क्या बता दो? पृष्ठ तनाव कम होगा। और लंबाई यदि कम है पृष्ठ का तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, क्योंकि अणु एकदम पास पास आ जाएंगे। तो किसी चीज को रखूंगा तो ज्यादा लोग उसको ऊपर रखे, मतलब ज्यादा लोग के ऊपर रख रहा हूं ऐसे समझना। और एकदम दूर दूर कर दिया तो यहीं पर जैसे 10 लोग थे, अब 10 लोग एकदम फैल गए। हाँ है ना? अब इसको मैं इसके ऊपर किस चीज को रखूंगा तो अंदर चले जाएगा वो, तो पानी के अंदर। समझ आ रहा ना? क्योंकि रोकने वाला अब कम लोग हो गए। ये बात समझ पा रहे हो? तो याद रखना पृष्ठ तनाव कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो पहले क्या बताओगे? खिंचाव बल यदि ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, और यह डिपेंड करता है पृष्ठ की लंबाई के ऊपर। अगर एकदम लंबा है तो पृष्ठ तनाव कम होगा, और एकदम लंबा कम है मतलब पृष्ठ तनाव क्या होगा? ज्यादा। ये बात समझ आ रहा है कि जल्दी बताओ? क्लियर है सबका? चलो, पृष्ठ तनाव का कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना। जैसे कि देखो क्वेश्चन आता है, ये क्या है? देखो यहां पर देखते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है उसको हम बदल भी सकते हैं। पृष्ठ तनाव यदि मान लो पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा कम हम कर सकते हैं। कैसे? देख लो, तापमान देके। क्या देके बता दो? तापमान। और जब भी द्रव का पृष्ठ तनाव कम होगा ना, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, जब भी हम द्रव का उपयोग करते हैं। समझ आ पा रहा है? पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो द्रव का उपयोग नहीं कर सकते, पृष्ठ तनाव को कम करके द्रव का यूज किया जाता है कभी भी। समझ आ रहा है? जैसे देखो, ताप पर पृष्ठ तनाव का क्या संबंध है याद रखना। एकदम सिंपल बताओगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा ना, तो पृष्ठ में जो तनाव वो कम होते जाएगा, वो फैलते जाएंगे। क्योंकि गर्म करूंगा तो पानी फैलेगा, और पानी फैला मतलब सतह की लंबाई बढ़ गया, और सतह की लंबाई बढ़ गया मतलब पृष्ठ तनाव कम हो गया। अणु एकदम दूर दूर चले गए सब लोग। समझ आ पा रहा है? ठंडा करूंगा तो अणु एकदम पास आ जाएगा सिकुड़ के, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अणुओं को दूर भेजना, अणुओं को पास लाना, यही एक प्रकार का पृष्ठ तनाव है, बता सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो गर्म करने से पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी बताओ। तो, तो पृष्ठ में जो तनाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तनाव कम होगा ना। जैसे कि मान लो कि 10 लोगों को मैं खड़े किया था जितने जगह पर, अब उतने जगह पर मान लो 2 ही लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 2 लोग। तो भाई उनमें बीच में जो बल है वो तो कम हो गया, शक्ति कम हो गया ना। तो वही चीज को हम यहाँ बता रहे हैं। देखो, द्रव का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाती है, अर्थात द्रव क्या हो जाएगी? पतली होकर सतह पर क्या हो जाती है? फैल जाती है। जितना फैलाएंगे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जितना कम जगह में रखेंगे पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह ये फैल जाती है
और स्वाद उत्पन्न करता है। समझ आ पा रहा है? तो गर्म चीज स्वाद उत्पन्न इसलिए करता है क्योंकि ये सब जगह जीभ में पूरा फैल सकता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया है ना। और पृष्ठ तनाव कम हो गया मतलब वो स्वाद उत्पन्न करेगा, लेकिन ये कुछ कुछ में काम नहीं करता। चिकन वगैरह बनाओगे तो रात सुबह ही वाला ठीक लगता है रात में गरम गरम थोड़ा मजा नहीं आता, ठीक है। सुबह सुबह खाओगे थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है। हाँ, अभी सूप वगैरह है भाई, देख लो सूप के बारे में था तो उसी की चित्र है ये। आया बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है, और कम होगा तो पूरा जीभ में ज्यादा फैलेगा और स्वाद उत्पन्न करेगा। क्लियर है तक सबका? चलो यहां देख लो, कभी कभी क्वेश्चन आता है अशुद्धि को लेके। किसको लेके बता दो? अशुद्धियों को लेके क्वेश्चन जब भी करेगा देखना ध्यान से क्या लिखा है कि द्रव में अशुद्धि मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो सकता है। पृष्ठ तनाव कैसे कैसे कम हो सकता है? तो ताप गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव कम होगा। इसके अलावा कुछ उसमें अशुद्धि मिला देंगे तब भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम। जैसे कुछ एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे मान लो कि गंदा पानी है और इसमें मच्छर बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? और इसी में पानी में मान लो कि कुछ केरोसिन डाल दिया, मिट्टी का तेल वगैरह थोड़ा छिड़क देता हूँ, तो लगता है मच्छर मर गए ऐसे करके। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता। द्रव में जैसे मैं क्या डाला जल्दी बताओ? केरोसिन, मिट्टी का तेल डाला, क्योंकि यहां लिखा है अशुद्धि मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये द्रव क्या हो गया? फैलना चालू कर दिए, तो ये जो मच्छर जो रहेंगे ना वो अंदर चले जाएंगे पानी के अंदर और मर जाएंगे। पानी के अंदर जाने से मरता है मच्छर। समझ में आ रहा है? जब तक पानी के ऊपर है तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब जहां पास खड़े थे वो मतलब जमीन खिसक गया उसके लिए, मतलब समझ आ रहा नहीं क्या खिसक गया? मच्छरों के लिए वो जमीन है एक प्रकार का, पृष्ठ तनाव ज्यादा मतलब उनके लिए जमीन है। अब जैसे मैं केरोसिन तेल डाला, मिट्टी का तेल डाला, तो पूरा उनका जमीन पूरा क्या हो गया? टूट गया और लोग अंदर धंस जाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो वही चीज देखो यहाँ बताया गया है, देखो पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। गंदे पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसके कारण मच्छर या मच्छर के जो लार्वा होते हैं जिससे मच्छर पैदा होते हैं, समझ में आ रहे हैं, वो तैरते रहते हैं इस पानी में। परंतु उस गंदे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पानी पूरा फैल जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे मच्छर पानी में डूबकर मर जाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो क्या मिट्टी तेल डालने से मरते हैं कि पानी में डूब के मरते हैं? पानी में डूब के, क्योंकि मिट्टी तेल का काम क्या है? पृष्ठ तनाव को क्या कर देना? कम। मतलब उनके लिए जमीन खिसक गया, समझ में आ रहा है, और लोग पानी के अंदर डूब गए। तो ये सब याद रखना पृष्ठ तनाव के अंदर। क्लियर है सबका? हाँ, तो पत्थर अंदर चले जाएगा, ऊपर तो वैसी वैसी फिर आ जाएगा ना। हमें जल को फैलाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अशुद्धियों को लेकर देखो और क्या बताया गया है। पानी में हम जब साबुन डिटर्जेंट डालते हैं वो भी अशुद्धि होता है पानी के लिए। अशुद्धि मिलाए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। और जैसे पृष्ठ तनाव कम होगा तो पानी का एक पोजीशन ही आ जाएगा कि फैलना चालू हो जाएगा। और पानी जब हम कपड़ा डालेंगे तो पानी जो होगा एकदम रेशो के अंदर अच्छे से पानी के कपड़े के अंदर जाएगा और साफ करके देगा। और मान लो कि बिना साबुन के जब धोएंगे तो पानी क्या कपड़े के अंदर जा पाएगा? क्या नहीं, उस समय पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो कपड़े के अंदर नहीं जाता और झाग भी नहीं देगा अच्छे से। समझ में आ रहा है? जो साबुन अच्छा झाग दे रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पृष्ठ तनाव को अच्छे से कम कर रहा है, और जो झाग नहीं दे रहा मतलब पृष्ठ तनाव को कम नहीं कर पा रहा है। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ ध्यान देना, वही चीज यहाँ लिखा है, देखो पढ़ो। साबुन डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण जल कपड़ों के गहराई तक पहुंच जाती है और मैल को अच्छे से क्या कर पाता है? साफ। समझ आ रहा है? तो जितना महंगा साबुन है और अच्छा साबुन, उसका काम क्या होगा? पृष्ठ तनाव को उतना ही अच्छे से कम करके देगा वो, और अच्छे से झाग उत्पन्न करेगा और कपड़े अच्छे से साफ होंगे। आया बात समझ में? हाँ, महंगा वाला आता है ना, तुम अब क्या घड़ी वाला साबुन लेते हो 5 रुपए वाला वही। चलो क्लियर है सबका? अच्छा नेक्स्ट देखेंगे आगे। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो चुका रहता है? कम, इसलिए एकदम फैल जाते हैं इस प्रकार से। जो बुलबुला दिख रहा है साबुन का, इसका मतलब क्या है? जितना बड़ा बुलबुला उसका मतलब पृष्ठ तनाव उतना ही क्या मिलेगा? कम। और बुलबुला नहीं निकल पा रहा मतलब उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, वो फैल नहीं पाते फिर। समझ आ पा रहा है? तो ये भी याद रखना कि साबुन के बुलबुलों का बड़ा बनना किस लिए होता है? तो आप क्या बताओगे?
पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ऐसा हो पाता है। समझ आ पा रहा है? कुछ एग्जाम्पल ये भी आता है, जैसे समुद्र के जो लहरें हैं इसको शांत करने के लिए अशुद्धि मिला देते हैं, कुछ तेल का छिड़काव कर देते हैं मतलब लहर जहां आ रहा है, जिससे क्या होगा, पृष्ठ का तनाव कम हो जाएगा और लहर शांत हो जाता है। समझ आ पा रहे हैं? तो देखो क्या लिखा है, समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती है, कोई भी तेल छिड़क देते हैं, जिससे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और तटों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो ज्यादा बल से वो आएगा, और पृष्ठ तनाव को मैं रोक दिया तो वहीं पास जल पूरे सब तरफ फैल जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। समझ में आ रहा है? इसलिए तट सुरक्षित हो जाते हैं। आया बात समझ में? हाँ या ना? तो ये सब पूरा चीज होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव। आया समझ में? चलो ये इसको हम कल देख लेंगे, सहसंजक बल क्या होता है इसके बारे में। ये सब लिपस्टिक विस्टिक भी है, ठीक है। क्या के लिए है? लैक्मे, आइकोनिक, मार्कर वार्कर, तो ये सब सहसंजक बल असंजक बल कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? तो सहसंजक और असंजक भी आपका पृष्ठ तनाव में ही आएगा, कल इसको देख लेंगे। यहां तक क्लियर सबका? हाँ कि नहीं? चलो तो इसको लिख लेना जाके अच्छे से आज।